एंटीबॉडीज हमने पहले भी डिस्कस किया था. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स released by B plasma cells in response to an antigen. Okay. So point ये है कि if an antigen A enters into the body, antigen A enters into the body, तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी? सो एंटीबॉडीज ए आर प्रोड्यूस्ड. एंटीबॉडीज ए प्रोड्यूस होंगी. अगर एंटीजन बी हमारी बॉडी में एंटर हो, एन एंटीजन बी एंटर्स इनटू द बॉडी, अब आप मुझे बताइए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी? एंटीबॉडीज बी आर प्रोड्यूस्ड. Can antibodies be used against antigen A? The antibodies are specific to an antigen. Okay, यानी antibodies produced against one antigen will not be effective against an other antigen. So they are very specific to an antigen. इसलिए हमें हर एक डिजीज के अगेंस्ट अलग से वैक्सीनेशन करनी पड़ती है. एक ही वैक्सीनेशन जो वो सबके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती. Got it point? अच्छा जी, एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स. और एंटीबॉडीज हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. एंटीबॉडीज हैव quaternary structure and they are water soluble और water soluble. ग्लोबुलर है तो इसलिए ये water soluble है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंटीबॉडीज. सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी. जैसे मैंने कहा कि एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब है दे हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं. 2 पॉलीपेप्टाइड्स को हम कहते हैं हैवी पॉलीपेप्टाइड्स. ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनको हम कहते हैं हैवी पॉलीपेप्टाइड्स. हैवी पॉलीपेप्टाइड्स. और 2 पॉलीपेप्टाइड्स इसके साथ जुड़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं लाइटर पॉलीपेप्टाइड्स. देयर आर 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड्स एंड देयर आर 2 लाइटर पॉलीपेप्टाइड्स. ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ी होती हैं. कैसे जुड़ी होती हैं? ये इस तरह से, ये लिंकेज है और फिर इसी तरह से देयर इज अ लिंकेज हियर, देयर इज अ लिंकेज हियर. तो
तो इस लिंकेज को हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड। ओके, so these four polypeptides are joined together by disulfide linkages. तो अब every polypeptide has a constant region and a variable region. इसका ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये constant region है and this is a variable region. So every polypeptide has a variable region. So this is a variable region और बाकी ये वाला जो region है this is a constant region. So this variable region is actually a binding site. यही जो variable region जिसको हम कह रहे हैं this is actually a binding site. इसी को binding site कहते हैं, binding site where an antigen can bind. Antigen can bind. आप मुझे बताएंगे how many antigen can bind with an antibody. कितने बाइंड कर सकते हैं एंटीजन किसी एक एंटीबॉडी के साथ? अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो एक ये साइट है बाइंडिंग साइट, दिस इज द बाइंडिंग साइट, और दूसरी बाइंडिंग साइट ये है. ओके, सो देयर आर टू बाइंडिंग साइट्स, एक ये और एक ये. So there two antigen can bind here with each antibody. Two antigen molecules can bind with each antibody. तो हर एंटीबॉडी के साथ दो एंटीजन हम बाइंड कर सकते हैं. Look at the role of antibodies. Antibodies काम कैसे करती हैं, यानी कैसे एंटीबॉडीज जो हैं they provide protection against the infectious diseases. Okay, इसमें let's see number 1. There are 4 or 5 ways. एक टाइप एंटीबॉडीज को हम कहते हैं ऑप्सोनिन्स, या फिर इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन भी कह सकते हैं. ये टर्म्स आपकी बुक में नहीं दी हुई, बट दैट डजंट मैटर. ऑप्सोनाइजेशन. दूसरा जो मेथड है वो है लाइसेस, और इन एंटीबॉडीज को हम कहते हैं लाइसेंस, and they bring about lysis. तीसरी जो टाइप है उन्हें कहते हैं एग्लूटिनेंस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन. And the fourth type is precipitants, और इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. और ये जो फोर्थ टाइप है इसका एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं एंटी टॉक्सिन. इसे एंटी टॉक्सिन भी है. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन. इनके मेथड ऑफ एक्शन की बेसिस के ऊपर हमने इनको 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. ओके, यानी व्हाट आर द 4 टाइप्स? ऑप्सोनिन्स, लाइसेंस, एग्लूटिनेंस एंड प्रेसिपिटेंट्स. सो देयर आर 4 टाइप्स.
इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्सोनेंस क्या है और ऑप्सोनाइजेशन कैसे होती है। ऑप्सोनाइजेशन, अच्छा, जैसे इफ दिस इज फॉर इंस्टेंस, ये एक पैथोजन है, ये कोई बैक्टीरियम है हमारी बॉडी में, अ पैथोजन और अ बैक्टीरियम इन आवर बॉडी, अ पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी and it is not detected by the white blood cells in our body. Okay, so this is for instance a pathogen, और ये white blood cell है, this is the phagocyte, this is the phagocyte. So a phagocyte ignores a pathogen, ये इसको इग्नोर कर देता है, इसको डिटेक्ट नहीं करता और इसके साथ बाइंड नहीं करता, इसको इंगल्फ नहीं करता। तो व्हाट हैपेंस, सम एंटीबॉडीज, ये जैसे एंटीबॉडीज की एक टाइप है, वो इसकी सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाती है। तो एंटीबॉडीज हाईलाइट a pathogen to a phagocyte and make it attractive to a pathogen. तो इस तरह से पैथोजन जो है that could detect now this a white blood cell or macrophage और न्यूट्रोफिल, जिसे फेगोसाइट हम कहते हैं, कैन डिटेक्ट दिस पैथोजन और वो इसको सराउंड कर लेगा और इस तरह से बाय फेगोसाइटोसिस विल इंगल्फ इट। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन एंड सच एंटीबॉडीज आर नोन एज ऑप्सोनेंस। यू गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है फिर लाइसेंस। लाइसेंस, दिस हैज कम फ्रॉम लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है इसको। यानी इफ दिस इज अ पैथोजन फॉर एग्जांपल, तो एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड करती हैं और इसकी सेल वॉल को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देती हैं। तो इस तरह से इसकी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है फ्रेगमेंट्स के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसिस। इसको हम लाइसिस कहेंगे और सच एंटीबॉडीज आर नोन एज लाइसेंस। सो पैथोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स इन दिस केस। A pathogen is broken down into fragments. So this is the second type of antibodies on the basis of their action. इसी तरह से there is a third type which is known as agglutinins. Agglutinins has come from agglutination, और agglutination का मतलब होता है क्लम्पिंग, जिसे हम कहते हैं क्लम्पिंग। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? These antibodies clump
these antibodies clump bacteria together. ना सिर्फ ये बैक्टीरिया को क्लम्प कर देती हैं, बल्कि कोई भी एंटीजन हो तो उसको आपस में क्लम्प कर देती हैं. इससे क्या होगा कि इट restricts mobility and multiplication of bacteria. ये मल्टीप्लिकेशन और मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ठीक है, इससे क्या होगा कि उनकी ग्रोथ नहीं होगी और वो बॉडी में स्प्रेड नहीं कर सकेंगे. तो इस तरह से अगर ये बैक्टीरिया है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इस तरह से these bacteria may be clumped together by these antibodies. ये एक दूसरे को क्लम्प कर लेते हैं. तो दिस इज क्लम्पिंग ऑफ बैक्टीरिया. इसको बेसिकली हम अग्लूटिनेशन कहते हैं. ओके, और फिर देयर इज फोर्थ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर नोन एज एंटी टॉक्सिन्स, या फिर हम इनको कहते हैं प्रेसिपिटेंट्स. हम बैक्टीरिया एंटर इनटू द बॉडी एंड दे रिलीज टॉक्सिन्स. ये एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम so enters into the body, enters into the body and releases toxins. ये जो toxins हैं, these toxins produce signs and symptoms of a disease. तो ये किसी डिजीज के साइंस और सिम्टम्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं. टॉक्सिन. एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज दिस टॉक्सिन. तो इससे क्या होगा, सो toxin does not harm or damage the tissues. और इससे and signs and symptoms of the disease are not produced. There are 4 types of antibodies. Is that okay? So on the basis of their action, there are 4 types that we discussed earlier. जैसे opsonins हैं, lysins हैं, opsonins, lysins, agglutinins and precipitants. Opsonins क्या करते हैं, they make the pathogens or bacteria attractive to the phagocytes. Lysins क्या करते हैं, they break down the pathogens into fragments. Agglutinins क्या करते हैं, they bring about clumping of bacteria and restrict their mobility. और इसी तरह से जो precipitants हैं वो क्या करते हैं कि they neutralize the poisons or toxins produced by bacteria in the body, which produce the signs and symptoms of a disease. So these are the 4 ways antibodies work, or the 4 types of antibodies on the basis of their mode of function. Is it okay? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज.
क्लोनल एंटीबॉडीज। मोनो का मतलब है सिंगल और क्लोन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल cells produced by mitosis। अच्छा, इसका क्लोनिंग का एक और भी डेफिनेशन हो सकती है कि अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल organisms produced by asexual reproduction। तो मोनो का हमें पता चल गया व्हाट डज अ मोनो मीन्स, और क्लोन का हमें पता चल गया व्हाट डज अ क्लोन मीन। तो एंटीबॉडीज तो फिर हमें पता है एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज तो वी नो दीज आर द प्रोटीन्स, दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। यानी इनको डिफेंसिव प्रोटीन्स हम कह सकते हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स। तो फिर डेफिनेशन क्या हुई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? तो क्या कहेंगे हम फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब यह है कि आइडेंटिकल antibodies produced by a clone of cell। अगर एक क्लोन ऑफ सेल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो तो वो जाहिर आइडेंटिकल एंटीबॉडीज होंगी, और इन आइडेंटिकल एंटीबॉडीज को हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, ये डिवाइड करे बाय माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस। पहले यानी ये माइटोसिस हुई, फिर इसमें माइटोसिस होगी, तो फिर ये 4 सेल्स बना देगा इस तरह से। फिर ये डिवाइड करेगा तो ये 8 सेल्स बना देगा। इस तरह से इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होगा फ्रॉम अ सिंगल सेल, इसे हम कहेंगे क्लोन। ये क्लोन होगा। अब चूंकि ये आइडेंटिकल सेल्स हैं सारे के सारे, तो दे वुड रिलीज एंटीबॉडीज जो कि सारी आइडेंटिकल होंगी। दीज आर आइडेंटिकल एंटीबॉडीज। इनको हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कैसे बनती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इनका यूज क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का? पहले तो हम फॉर्मेशन देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कैसे होती है।
और साथ ही हम इसका रोल भी डिस्कस कर लेते हैं इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सो इसको हम कोशिश करते हैं समझने की एक एग्जांपल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज a human body, ये ह्यूमन बॉडी है। ओके, देयर आर सम ब्लड क्लॉट्स समवेयर इन द बॉडी, ये कुछ बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स हैं। These are blood clots in our body. हार्ट के अंदर हो सकते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं, और these blood clots may be anywhere in the body. हमें नहीं पता, हम नहीं देख सकते, जाहिर है we cannot see the blood clots in the body. हम कैसे देखेंगे इन blood clots को हमारी बॉडी में कि where are these blood clots present in our body? इन blood clots में you know what would be the most common protein present in these blood clots? आपको पता है ब्लड क्लॉट्स में कौन सी प्रोटीन कॉमन होगी? इसमें जो प्रोटीन कॉमन होगी उसे हम कहते हैं फिब्रिन। दिस इज द क्लॉटिंग प्रोटीन। ओके, सो फिब्रिन इज अ क्लॉटिंग प्रोटीन। अब हम क्या करते हैं कि दिस फिब्रिन जी, ये बात समझ आई आपको कि फॉर इंस्टेंस वी हैव दिस ह्यूमन बॉडी, देयर आर ब्लड क्लॉट्स इन द ह्यूमन बॉडी, एंड फ्रॉम दिस ब्लड क्लॉट वी ऑब्टेन अ क्लॉटिंग प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड फिब्रिन। और ये जो फिब्रिन प्रोटीन है इसको फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं टू द ह्यूमन बॉडी। फिब्रिन is injected into the body of a, किसी भी मैमल में हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो हम इसको बॉडी ऑफ अ माउस, इसको माउस की बॉडी में हम इंजेक्ट कर देते हैं। यानी ये फिब्रिन ली हमने यहां से फिब्रिन ली हमने, और इसको फिब्रिन को हमने डाला इसमें इंजेक्शन में, सिरिंज में। फिब्रिन को इसके अंदर डाला हमने, और इसको फिब्रिन को हमने एक माउस की बॉडी में इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। दिस माउस इज नॉट लाइक अ माउस, बट यू शुड नो दैट दिस इज माउस। ओके, सो हमने इसको माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। You got that? This is an alien animal. Okay? अच्छा, आप क्या करते हैं? We wait for 2 weeks. 2 हफ्तों के लिए हम इसको इंतजार करते हैं, so that an immune response is initiated.
आपको पता है क्या होगा जब हमने ये प्रोटीन, फिब्रिन प्रोटीन जो है वो माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दी, तो फिर क्या होगा? हमने वैक्सीनेशन में ये प्रोसेस सारा डिस्कस किया था, इफ यू कुड रिकॉल दैट, कि पहले उसको मैक्रोफेजेस जो है वो इंगल्फ करेंगे, ओके, मैक्रोफेजेस विल इंगल्फ, फिर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू फ्रेगमेंट्स, और सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स जो है दे वुड बी रिटेन्ड इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस, जिनको हम एपीसी कहेंगे, और फिर उसके साथ लिम्फोसाइट्स बाइंड करेंगे, क्लोनल सिलेक्शन और क्लोनल एक्सपेंशन होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, और उसमें से कुछ व्हाइट ब्लड सेल जो हैं जिनको हम बी प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, दे विल रिलीज एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन। डू यू रिमेंबर दैट? वैक्सीनेशन का प्रोसेस आपको पता है ना, सारा हमने डिस्कस किया था पहले भी, ओके। सो यहाँ पे हम एक्चुअली में भी वेट फॉर 2 वीक्स और इम्यून रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड, और फिर उसमें से हम बी प्लाज्मा सेल्स ये हैं बी प्लाज्मा सेल्स आइसोलेटेड, यानी इसमें से प्लाज्मा निकालेंगे और उसमें से बी प्लाज्मा सेल जो है आइसोलेट कर लेंगे स्पेसिफिक टू फिब्रिन। जो फिब्रिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ वो प्लाज्मा सेल जो है वो हम आइसोलेट करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? these plasma cells release antibodies but do not divide। ये एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये डिवाइड नहीं करते, तो फिर क्या इनका क्लोन प्रोड्यूस हो सकता है? जाहिर है फिर इनका क्लोन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एंड वी हैव टू प्रोड्यूस अ क्लोन। तो इसके साथ फिर एक और सेल हम लेते हैं, इस सेल को हम कहते हैं बी माइलोमा सेल। ये बी कैंसरस सेल भी इसको हम कहते हैं, ये लिम्फोसाइट सेल है, इसे बी माइलोमा या बी कैंसरस सेल, लिम्फोमा भी हम कह सकते हैं। और ये चूंकि कैंसरस सेल है, ट्यूमर a cell which keeps on dividing, तो this is dividing cell, बट ये सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता। अब हम इन दोनों सेल्स को, इसको और इसको, दोनों को अब हम फ्यूज कर देते हैं टुगेदर, फ्यूज्ड टुगेदर, इन दोनों को हम फ्यूज कर देते हैं और इससे एक सेल प्रोड्यूस होगा, ये एक सेल बन जाएगा। इस सेल को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल, इसको हम कहेंगे हाइब्रिडोमा सेल। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल है डिवाइड्स एंड रिलीजेस एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडीज होंगी स्पेसिफिक टू फिब्रिन, ये फिब्रिन के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो उनको रिलीज करता है। अब हम इसको कल्चर करेंगे, दिस इज कल्चर्ड hybridoma cell is cultured in न्यूट्रिएंट मीडियम। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम कल्चर करेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है और इसके अंदर ये सेल डिवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर और ये बहुत सारे सेल्स बना देंगे। ओके, सो कल्चर्ड
कल्चर्ड हाइब्रिडोमा सेल्स, ये सेल्स हमने हाइब्रिडोमा सेल्स कल्चर कर दिए इसके अंदर। इसमें से अब एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू फिब्रिन आइसोलेटेड, इनको हम आइसोलेट कर लेंगे। ये जो एंटीबॉडीज होंगी, इन एंटीबॉडीज को हम कहेंगे, ये जो एंटीबॉडीज हैं, इन एंटीबॉडीज को हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और ये जिस तरीके से हमने प्रोड्यूस किए हैं, इस मेथड को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा मेथड। ओके, अच्छा, अब इन एंटीबॉडीज के साथ हम क्या करते हैं, इन एंटीबॉडीज के साथ हम एक फ्लोरिसेंट अटैच्ड, अ फ्लोरिसेंट सब्सटेंस इज अटैच्ड। इनके साथ, इन एंटीबॉडीज के साथ हम एक फ्लोरिसेंट सब्सटेंस जो है वो अटैच कर देते हैं। और वो फ्लोरिसेंट सब्सटेंस जो है वो हो सकता है, जैसे दिस इज अ फ्लोरिसेंट सब्सटेंस, ये हमने इनके साथ अटैच कर दिया। दिस इज अ फ्लोरिसेंट। ओके, अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, इन एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करेंगे इनटू द बॉडी ऑफ अ हाँ जी, तो ये जो हमारे पास अब एंटीबॉडीज आ गई ना, ये वाली, इन एंटीबॉडीज को, ये जो एंटीबॉडीज हैं, इनको हम अब इंजेक्ट करेंगे इस ह्यूमन बॉडी में। ये जो जहां से हमने, या किसी भी और ह्यूमन बॉडी में हम इनको इंजेक्ट करते हैं। अब हम इसको इंजेक्ट करेंगे, इन एंटीबॉडीज को, इस ह्यूमन बॉडी में। तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जहां जहां पे बॉडी में ब्लड क्लॉट होगा, वहां वहां पे जाके बाइंड कर जाएंगी और कंसंट्रेट कर जाएंगी, एंड दिस वुड हैव अ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस अटैच्ड देयर। अब जब हम इसे गैमा कैमरा के साथ ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज अ गैमा कैमरा, तो ये जो फ्लोरेसेंस है, this would be seen. So anywhere where fluorescence has been seen, that would show the areas where the blood clot has been formed. So this is how the blood clot may be detected in the human body. So ये है formation of monoclonal bodies and their use in detection of blood clots or diagnosis of diseases. इसमें एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ monoclonal antibodies for breast cancer. Monoclonal antibodies for formation of testing kit for coronavirus. यूज ऑफ काम करेंगे, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस मे बी डेड या वीक, ठीक है, इसे हम इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ अ मैमल, या फिर नॉट नेसेसरली वी इंजेक्ट इट इनटू द बॉडी ऑफ अ मैमल, हम फ्रॉम अ ह्यूमन
रिकवर्ड फ्रॉम वायरस, जो बंदा इस वायरस से रिकवर हो गया है, जाहिर है उसकी बॉडी में भी तो होंगे ना वाइट ब्लड सेल्स, तो हम इसकी बॉडी में से बी प्लाज्मा सेल्स स्पेसिफिक टू वायरस आर आइसोलेटेड, ये हमने इसके आइसोलेट कर लिए। अब इन सेल्स को आइसोलेट करके ये अलग हो गए हमारे पास, ये बी प्लाज्मा सेल्स आ गए। फिर इसी तरह से हम लेंगे ये बी माइलोमा सेल्स और इनको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में फ्यूज कर देंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये जो सेल बनेगा हमारे पास, ये जो फ्यूज होने से बनेगा, इसको हम कहेंगे हाइब्रिडोमा सेल। और इस हाइब्रिडोमा सेल को फिर हम कल्चर करेंगे इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है हमारे पास। अब इसे न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे तो ये बहुत सारे ज़ाहिर है ये जो सेल्स हैं ये प्रोड्यूस हो जाएंगे और इसमें से एंटीबॉडीज हम आइसोलेट कर लेंगे, एंटीबॉडीज आइसोलेटेड, ठीक है। अब इन एंटीबॉडीज को जब आप आइसोलेट कर लेंगे तो दे आर स्पेसिफिक टू अ वायरस, ओके। तो इन एंटीबॉडीज को हमने आइसोलेट कर लिया, एंटीबॉडीज आइसोलेटेड, और फिर maybe we can attach an enzyme with it, an enzyme attached, or maybe which changes its color, इसको हम अलग कर सकते हैं इसके साथ, और ये एंटीबॉडीज आ जाएंगी हमारे पास, एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू वायरस। अच्छा, अब हम कॉटन स्वैब लेते हैं किसी के माउथ में से, थ्रोट में से और नेजल पैसेज में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी ये हमने स्वैब ले लिया, कॉटन स्वैब ले लिया, स्वैब फ्रॉम थ्रोट ऑफ अ पेशेंट, ओके। और इन दोनों को, एंटीबॉडीज को और इनको हम मिक्स करेंगे, ये मिक्स करेंगे तो जाहिर है ये वायरस के साथ बाइंड कर जाएंगी। अब जब ये वायरस के साथ बाइंड करेंगी तो हियर वी नीड टू चेंज सम टेक्निक, ताकि ये हम डिटेक्ट कर सकें उसको कि वायरस के साथ ये बाइंड की है कि नहीं बाइंड की, और अगर ये वायरस के साथ बाइंड करेंगी तो क्या होगा, और अगर ये वायरस के साथ बाइंड नहीं करती तो फिर क्या होगा। तो मे बी इन सम केसेस दिस कैन चेंज कलर, कलर चेंज डिटेक्टेड। ये जो कलर चेंज डिटेक्ट आप करेंगे, इसमें कुछ डिटेल्स हमें डिस्कस करने की जरूरत है कि ये कलर चेंज कैसे होगी, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं की इसमें, वी हैव मिस्ड सम पॉइंट। ये कलर चेंज एक्चुअली में कैसे आएगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कलर चेंज एक्चुअली में आती कैसे है। तो ये अगर तो वो जो कॉटन स्वैब है वो स्लाइड पे हम डालें और उसमें ये एंटीबॉडीज का ड्रॉप डालें और कलर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव है, और अगर कलर चेंज ना आए तो इसका मतलब ये है कि कोरोना इज नेगेटिव। तो इस तरह से इसको हम स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्वैब है ये तो बॉडी के अंदर नहीं है ना, तो हमें फ्लोरिसेंट सब्सटेंस उसके साथ अटैच नहीं करने की जरूरत, बिकॉज दिस एंटीबॉडी हैज नॉट टू बी इंजेक्टेड बैक इनटू द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। यू गॉट इट पॉइंट। लेकिन वैसे थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया सारा, कि अगर हम इसके साथ कोई फ्लोरिसेंट अटैच कर दें और हम किसी बंदे की बॉडी में इस एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दें, तो अगर उसकी बॉडी में वायरस होगा तो ये उस वायरस के साथ बाइंड करके तो फ्लोरिसेंस शो करेगी। अगर वायरस नहीं होगा
तो ये बॉडी मतलब किसी जगह पे कंसंट्रेट नहीं होगी और ये ज़ाहिर है उसके साथ बाइंड नहीं करेगी, तो ये फिर जो फ्लोरिसेंस होगी वो बॉडी में कंसंट्रेटेड नहीं होगी। तो ये थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली वी डू नॉट डू दैट फॉर कोरोना वायरस लाइक दिस। हाँ, अलबत्ता ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कुछ और डिजीजेस के लिए हम ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो दिस E stands for enzyme, L stands for link, I stands for amino, sorbent and A stands for assay। ये एक टेक्निक है जिसे कहते हैं एलाइसा मेथड। तो इस ये जो कलर चेंज आता है ना, ये एलाइसा मेथड में हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और वो कलर चेंज आता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कलर चेंज आता है, क्योंकि ऊपर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसकी हम कोरोना वायरस की एग्जांपल नहीं लेते, क्योंकि वो तो अभी मुझे नहीं पता कि वो टेस्टिंग किट्स कैसे प्रैक्टिकली जो है वो बना रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट ये एलाइसा मेथड से की तरह से ही काम करती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दिस इज द यूरिन सैंपल फ्रॉम अ वुमेन। तो ये या तो यू नो फ्रॉम अ, या तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो सकती है, और या ये हो सकता है कि देयर इज नो प्रेगनेंसी। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, और तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव नहीं है? इसके लिए देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड HCG which is released in the urine during pregnancy। ये एक हार्मोन है, इसे हम कहते हैं HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin hormone। This hormone is released in the urine during pregnancy in a female। अच्छा, अब हम ये जो हार्मोन है ना, इसे इंजेक्ट करते हैं माउस की बॉडी में, और इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी माउस की बॉडी में। सो ये है एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू HCG, एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू HCG। ये एक स्ट्रिप के ऊपर हम इनको अटैच कर लेते हैं। ये एक हमारे पास स्ट्रिप है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास प्लास्टिक स्ट्रिप है, और ये एंटीबॉडीज हमने इसके ऊपर, ये जो HCG स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं ये हमने इसके ऊपर इमोबिलाइज कर दी। इन्हें हम कहते हैं इमोबिलाइज्ड HCG स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो हमने ये यूरिन सैंपल में जो हार्मोन रिलीज होता है वो माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया। माउस की बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, बी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होंगे। हाइब्रिडोमा मेथड से वो हम एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर लेंगे। ये जो एंटीबॉडीज आएंगी उनको स्ट्रिप के ऊपर हमने ये इमोबिलाइज कर दिया, इनको अटैच कर दिया। यहाँ तक ये बात समझ आ गई ना? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम यूरिन सैंपल में, ये है हमारा पास यूरिन सैंपल, इसमें हम इसको डिप करते हैं। ये जो स्ट्रिप है इसे यूरिन सैंपल में डिप करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो ये हार्मोन है यहाँ पे, या हार्मोन नहीं है, और तो पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी ना यहाँ पे। हम एज्यूम करते हैं कि ये हार्मोन है HCG। तो फिर क्या होगा, जब हम इसे डिप करेंगे इस स्ट्रिप को, तो ये हार्मोन इसके साथ स्टिक कर जाएगा। जाहिर है ये स्पेसिफिक है ना एंटीबॉडीज के लिए, तो ये हार्मोन जो है वो यहाँ पे इसके साथ ये स्टिक कर गया।
अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे HCG एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। ये स्ट्रिप है जो हमने मेडिकली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमारे पास मेडिकल स्टोर से ये स्ट्रिप जो है वो मिल जाती है, उसके ऊपर ये एंटीबॉडीज जो है वो ऑलरेडी होती हैं। तो इस स्ट्रिप को हम यूरिन सैंपल में जो है वो डिप करेंगे, तो अगर तो यूरिन सैंपल में ये HCG हुआ तो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, अगर HCG नहीं हुआ तो वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी ये वाली, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि इफ देयर इज नो HCG, तो फिर क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज हैं इनके साथ HCG बाइंड नहीं करेगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, तो ये कॉम्प्लेक्स, इधर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, और इधर नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इधर कॉम्प्लेक्स नहीं बना। अच्छा, एक अब हमारे पास और सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसके अंदर भी हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। लेकिन ये क्या है? these antibodies are specific to HCG एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेसिफिक है। मतलब ये है कि अब अगर आप इस स्ट्रिप को डिप करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये इसके साथ ये चूंकि कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड कर जाएंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ अटैच नहीं करेंगी, इसके साथ ये अटैच कर जाएंगे। अच्छा, इन एंटीबॉडीज के साथ देयर इज एन एंजाइम, इन एंटीबॉडीज के साथ यहां पे एक एंजाइम है। तो ये स्ट्रिप के ऊपर एंजाइम अटैच हो गया ना। अगर यूरिन सैंपल के ऊपर, यूरिन जो सैंपल हमने लिया उसके अंदर HCG नहीं होंगी, तो क्या ये एंजाइम स्ट्रिप के साथ स्टिक करेगा? ये नहीं स्टिक करेगा। ये बात समझ आई ना आपको कि अगर ये एंजाइम है, इन एंटीबॉडीज के साथ एंजाइम अटैच्ड है, तो ये एंटीबॉडीज कब अटैच करेंगी स्ट्रिप के साथ? अगर यूरिन सैंपल के अंदर HCG होगा। अगर यूरिन सैंपल के साथ HCG नहीं होगा तो ये स्ट्रिप के साथ एंजाइम अटैच नहीं होगा। अब ये जो स्ट्रिप है, इसको हम, ये जो स्ट्रिप है इसे हम एक सबस्ट्रेट सॉल्यूशन में, ये सबस्ट्रेट सॉल्यूशन है हमारे पास, सबस्ट्रेट सॉल्यूशन, तो ये इस स्ट्रिप को इसके अंदर हम डिप करेंगे। जब हम इसके अंदर डिप करेंगे इसको और इसको निकालेंगे इसमें से, तो जो स्ट्रिप है उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्ट्रिप चेंजेस। यू गॉट दैट? तो इससे जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चेंजेस कलर ऑफ द स्ट्रिप, दैट्स इट।
So look at the time, it is 10:20 and your lesson is up. Hope you have understood it. ये कलर चेंज वो कैसे होता है, तो ऐसे जिस तरह से ये मैंने आपको बताया कि ये प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट आप बना सकते हैं, ऐसे आप कोरोना के लिए टेस्टिंग किट भी बना सकते हैं। प्रोसीजर वही होगा जो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ ये है कि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट के अंदर हमने वो हार्मोन इस्तेमाल किया था, दैट वाज एन HCG हार्मोन, और इस कोरोना के लिए किट बनाने के लिए हम वहां पे जहां पे HCG के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर की थी, वहां पे वी विल प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, किसी भी वायरस के अगेंस्ट हम ये वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी डायग्नोसिस टेस्टिंग किट बनाने के लिए, और इसको हम कहते हैं ELISA मेथड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट।